बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर मैचिंग का एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो उस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक में आपका जो सबसे पहला फैमिली होगा ये आपका होगा नाइट्रोजन फैमिली, है नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन की बात कर लें। आपका क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स थे MnO2 6, एक था आपका MH2O6 और एक आपका था MF6। ठीक, ये 3 कॉम्प्लेक्स थे। ये आपका A, ये हो गया आपका B और ये आपका हो गया C। अच्छा, कलर क्या क्या गिवन था आपका? तो यहाँ पे एक रेड, ठीक ना, और एक आपका ऑप्शन था येलो और एक आपका ऑप्शन क्या था? ब्लू। अब जो है सबसे पहले क्या करना है, इन कलर्स का, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करते थे हम लोग, ठीक ना। तो इस तरह से एक सर्कल जो है बना लेंगे और इस सर्कल में ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो, ऑरेंज, रेड और पर्पल। ठीक, अब इसमें रेड, ठीक ना, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू ग्रीन। तो रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ब्लू ग्रीन। येलो जो है, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इंडिगो। तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इंडिगो हो जाएगा। और ब्लू, ठीक, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ऑरेंज। ठीक, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा आपका ऑरेंज। ठीक, अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लाइट की है? वॉयलेट। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस लाइट की है? वॉयलेट। अब इसमें होता क्या है, ये सब कलर्ड क्यों है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन में आपके पास नीचे यहाँ T2G होगा और ऊपर यहाँ कौन होगा? EG। तो आपका ये हो गया EG और ये क्या हो गया? T2G। ठीक, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल होगा तो T2G और EG इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो आपका डेल्टा नॉट है, तो डेल्टा नॉट सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? NO2। उससे कम किसके लिए? H2। सबसे कम किसके लिए? F-। ठीक, अब होता क्या है कि डी ट्रांजिशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को T2G से किसमें भागना है? EG में। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को T2G से एक्साइट होना है EG में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा? भाई डी एक्साइटेशन तो तब होगा ना जब एक्साइटेशन होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा? NO2। और इन तीनों में अगर देखा जाए, ये एब्जॉर्ब लाइट, ये कौन सी लाइट्स हैं? एब्जॉर्ब। ये एमिटेड लाइट्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एमिटेड लाइट और ये लाइट कौन सा है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास जो एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन, इंडिगो और ऑरेंज, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? ब्लू ग्रीन, इंडिगो और ऑरेंज। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? इंडिगो। ठीक, तो NO2 माइनस जो है ये इंडिगो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि NO2 के केस में जो डेल्टा नॉट है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक्साइटेशन करवाने के लिए एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चाहिए। तो जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा होगा? इंडिगो। क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? इंडिगो की। तो इंडिगो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा? येलो। ठीक, इस कारण से इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? येलो। ठीक, अब इसी तरह से बताओ H2O और फ्लोराइड। तो H2O और फ्लोराइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है? मतलब इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका है? H2O का है। दोनों बिग फील्ड है पर स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका है? H2O का। तो H2O का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा नॉट ज़्यादा मिलेगा। ठीक, H2O के केस में डेल्टा नॉट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी की लाइट ही एब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेशन के लिए। ठीक ना भाई, पहले एक्साइटेशन होता है फिर क्या होता है? डी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब ऑप्शन में बचे कौन? ब्लू ग्रीन और ऑरेंज।
तो ब्लू ग्रीन और ऑरेंज में जो लाइट की एनर्जी है वो ज़्यादा किसकी है, ब्लू ग्रीन की। तो H2O जो है वो ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको जब एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट क्या करेगा, रेड। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो रेड हो जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक, तो कई सारे लोगों ने डिफरेंट आंसर इसके मैसेज किए थे, तो सब लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है किसका सही है किसका गलत है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये तो आपका होमवर्क था, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अपना जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी पी ब्लॉक हमने खत्म किया था कुछ समय पहले, जिसमें आपने बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली देखा था। अब फिर से हम लोग पी ब्लॉक शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ये वाला जो पी ब्लॉक है ये क्लास 12th का पोर्शन है, इससे पहले वाला जो पी ब्लॉक था वो क्लास 11th का पोर्शन था, जिसमें आपने बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली को देखा था। अब नेक्स्ट जो फैमिली आ रही है वो है नाइट्रोजन फैमिली। तो नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की, और इसमें जो सबसे बड़ी फैमिली है वो आपकी नाइट्रोजन फैमिली ही है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में कंपाउंड्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो किसी को अगर डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो एक बार अगेन पूछ लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट फैमिली है या नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपका अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2। ठीक, तो पार्ट 2 यानी कि यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन या फ्लोरीन, ठीक ना, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस यानी ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली। तो नेक्स्ट जो फैमिली है आपकी ये है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली जो है इनका एक और नाम है, इनको निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस। ठीक, निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग। नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो हाइड्राइड्स हैं जैसे अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, ये सब जो है आपके ये सब जो गैसेस हैं इनका नेचर सफोकेटिंग होता है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, निकोजेंस, क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनका नेचर सफोकेटिंग होता है। इसके अलावा ये किस ग्रुप के एलिमेंट है, तो दीज आर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो एलिमेंट्स जो है आपके पास ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके नॉन मेटल्स। ठीक, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। ठीक ना, मेटलॉइड्स। और बिस्मथ जो है ये आपका मेटल है, बिस्मथ क्या है, एक मेटल। ठीक, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी ये क्या है, मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जिनकी प्रॉपर्टी दोनों की हो, मेटल की भी हो और नॉन मेटल की भी हो। और बिस्मथ जो है ये आपका क्या है, एक मेटल। ठीक, डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो नॉन मेटालिक नेचर है वो डिक्रीज करेगा और जो मेटालिक नेचर है वो इंक्रीज करेगा। ठीक, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस। तो ये बताओ डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस घटेगा या बढ़ेगा, ठीक ना। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि शेल नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है या घटती है, तो डाउन द ग्रुप घटती है। ठीक, तो इस कारण से यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने पास सबसे ज़्यादा आई होगा नाइट्रोजन का, उसके बाद फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, फिर बिस्मथ। इसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ क्या है, मेटलॉइड्स है। कहीं पे मेटालिक बॉन्ड है तो कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा कुछ सॉलिड स्टेट में है तो कुछ गैसियस स्टेट में है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के स्टेट में है गैसियस,
तो इस कारण से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक की होती है, ठीक ना, किसकी है, आर्सेनिक, ठीक ना। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, इसके बाद बिस्मथ, इसके बाद फॉस्फोरस, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन गैस होता है, बाकी सब सॉलिड होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, बिस्मथ। तो बिस्मथ के बाद कौन आएगा, एंटीमनी। एंटीमनी के बाद कौन आएगा, आर्सेनिक, ठीक। या इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन, भाई ये गैसीय स्टेट में था। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक। एक एक्सेप्शन है बस, अब इसको याद रखना है आपको, यहाँ पे अपने पास एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक ना। तो इसमें बिस्मथ और एंटीमनी में एंटीमनी का ज़्यादा है और बिस्मथ का कम है, ठीक। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है अलग से, ठीक, कि बिस्मथ और एंटीमनी में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा किसका है, एंटीमनी का। ये वर्ड्स आर नॉट विजिबल क्लियरली, इसको थोड़ा जूम कर। इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में सबके बॉइलिंग पॉइंट का डेटा जो है वो गिवन है। तो डेटा गिवन है तो इसलिए मैंने ऑर्डर लिख दिया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का कोई ट्रेंड यहाँ पूछता नहीं है, क्यों, क्योंकि मेटल्स को मेल्ट कर दे तो वही बहुत बड़ी बात है, उसको बॉयल करने का कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल्टिंग पॉइंट तक पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा जाता है। और अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी यहाँ पे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डाउन द ग्रुप आपको दिख रहा है कि मास जो है वो इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम डेंसिटी नाइट्रोजन का है, फिर फॉस्फोरस का है, फिर आर्सेनिक का है, फिर एंटीमनी का है, फिर किसका है, बिस्मथ का है। तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे मिला आपको, ठीक। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है इरेगुलर ट्रेंड, ठीक। सबसे ज़्यादा किसका है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से, और उसके बाद फॉस्फोरस, और सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का है, ठीक। तो ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सब में या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें जब इस चैप्टर को शुरू किया गया है नाइट्रोजन फैमिली को, तो सबसे पहले एक बड़ा सा टेबल बनाया हुआ है, और उस टेबल में ये सब डेटा इसके गिवन है, ठीक, कि किसका आई का वैल्यू कितना होगा, ये सब डेटा गिवन है। तो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर है वो हमें याद होना चाहिए, ठीक, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन होगा, ठीक। इसके और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में मिलता है, बाकी सब जो है ये किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड। जैसे फॉस्फोरस जो है एक सॉलिड है, आर्सेनिक भी क्या है, एक सॉलिड है, एंटीमनी भी सॉलिड है, बिस्मथ भी सॉलिड है। लेकिन आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। तो ओनली नाइट्रोजन, ये सब पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओनली नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो सिर्फ नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, रेस्ट आर सॉलिड्स। तो रेस्ट आर सॉलिड। अच्छा, इसमें बहुत लोग पूछते हैं सर ये चैप्टर हम कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक रिफर करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है, पी ब्लॉक के लिए आपको एनसीईआरटी ही रेफर करना है, ठीक है। क्या रेफर करना है आपको, एनसीईआरटी। आपकी जो प्राइमरी बुक होगी वो एनसीईआरटी ही होगी। आजकल अगर देखे जाए पिछले 5-7 साल के जो क्वेश्चंस है, ठीक, 10 साल के क्वेश्चंस, उसमें नीट में एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया, सीधा एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के वो दे देता है कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा, या फिर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मेनली इस चैप्टर से आते हैं, ठीक। तो आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको रीड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे हम लोग, और एनसीईआरटी की जो कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स है उनको भी समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक। और इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको सॉल्व भी करना, तो उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और बढ़ेगी। रीड करने के लिए जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं रीड कैसे करें, तो इसको रीड करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी अच्छे से जब आप लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर दूसरी भी बुक्स हैं इनऑर्गेनिक की, तो वो मैं आपको रिफर कर दूंगा, फिर वो आप उसको पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ओनली नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, रेस्ट ऑल आर सॉलिड्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है जो कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है
कि डाउन द ग्रुप जो है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटेगा। तो डाउन द ग्रुप यहाँ लिख रहे हैं, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नहीं इतना काफ़ी है इसमें, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये था एलिमेंट्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछते चलना, हालांकि ये डाउट वाला चैप्टर नहीं है, इसमें फैक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए, रिएक्शन के पीछे का कुछ मैकेनिज्म है वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ये जो फैमिली है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इस फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली का। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये +5 होगा, है ना, क्या होगा ये +5। पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 5, ठीक। तो इसलिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये फैमिली शो करेगी वो +5 शो करेगी, और इससे 2 कम, तो इससे 2 कम कितना हो गया, +3। तो ये दोनों जो है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब कि +5 और +3 इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी होंगे पर वो कम मिलेंगे, मेनली किस में मिलेगा आपको +3 या फिर +5, ठीक। जैसे बिस्मथ है तो बिस्मथ आपको 3+ में मिलता है या फिर बिस्मथ आपको 5+ में मिलता है, ठीक। तो ये जो फैमिली है आपकी ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, +3 और +5। तो यहाँ कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है +5, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, आपने एक इफेक्ट पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, बोरॉन फैमिली में बताया था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ था, डाउन द ग्रुप मूव करने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर मतलब हायर से 2 कम, ठीक। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक। तो यहाँ भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, और डाउन द ग्रुप मूव करने पर +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउन द ग्रुप stability of +5 oxidation state decreases, ठीक, and +3 oxidation state increases. Why? Due to inert pair effect. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, इसको बोरॉन फैमिली में बताया, इसका रीजन आपको पूरा बताया कैसे ये होता है, ठीक। तो इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। अच्छा, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि नाइट्रोजन 5+, फॉस्फोरस 5+, आर्सेनिक 5+, एंटीमनी 5+ और बिस्मथ 5+, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो डाउन +5 की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक। तो सबसे स्टेबल इसमें N5+, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है, Bi5+। और इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे N5+, N3+, ठीक, तो यहाँ पे अपने पास N3+, P3+, AS3+, SB3+ और Bi3+। तो इसमें जो 5+ से लोअर कौन सा है, 3+, तो 3+ की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो 3+ है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट स्पेसिफिकली किस पीरियड के लिए वैलिड है, 6th पीरियड के लिए, ठीक। तो 6th पीरियड के लिए वैलिड है। तो अगर मैं Bi3+ और Bi5+ में पूछूं मोर स्टेबल कौन सा है, तो मोर स्टेबल कौन सा है आपका, Bi3+, ठीक। यही चीज़ आप 4th या 5th पीरियड के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर 6th पीरियड का एलिमेंट है तो लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, हायर वाला लेस स्टेबल होगा, ठीक ना। ये 6th पीरियड के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली 6th पीरियड के लिए ये वैलिड था। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिवाइज भी करते चलना है, ठीक है। कोई भी खाली टाइम मिले आपको तो क्योंकि बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है भूलना, ठीक। अभी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली भी थोड़ा थोड़ा भूल ही रहे होंगे क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पुराना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते चलना है, क्योंकि चीज़ें देख रहे हैं हम लोग कि वापस से रिपीट हो रही हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो Bi3+ और Bi5+ में मोर स्टेबल Bi3+ हो गया। अच्छा, इसके बाद वेरिएशन की बात करें तो इसको मिटा दें यहाँ पे। तो वेरिएशन जो है
वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3 से लेकर, ठीक ना, ये वेरी करता है फ्रॉम -3 टू +5। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना मिलेगा? -3, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? +5। एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल ले लें तो जैसे अमोनिया है तो NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -3। और यहाँ पे आप HNO3 ले लो तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5+, ठीक। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3 से लेकर, ठीक, कहाँ तक वेरी करता है? +5 तक वेरी करता है, ठीक। इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितना होगा? -3। -3 से नीचे नहीं होगा। एक चीज यहीं पे बता दे रहे हैं कि देखो, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक। तो बोरॉन फैमिली का मैक्सिमम आप लोग को बता ही रखा है, इसका मैक्सिमम कितना होगा? +3, इसका मैक्सिमम +4, इसका +5, इसका +6 और इसका +7, ठीक। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन का मैक्सिमम जो है वो +2 होगा और फ्लोरीन का मैक्सिमम कितना होगा? 0। फ्लोरीन का मैक्सिमम कितना होगा? 0, ठीक। क्योंकि फ्लोरीन में जैसे F2 है तो F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। लेकिन आपका जैसे HF है तो HF में फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, ठीक। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सिर्फ -1 0 मिलेगा, ऑक्सीजन -2 से लेकर +2 में मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन फैमिली में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? +6, ठीक। और हैलोजेंस में फ्लोरीन को छोड़कर जितने हैलोजेंस है ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? +7 तक जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब मिनिमम की बात करते हैं। तो मिनिमम में बोरॉन फैमिली का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3, ठीक। कार्बन फैमिली में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -4। नाइट्रोजन फैमिली में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। ऑक्सीजन फैमिली में मिनिमम -2, फ्लोरीन में -1, ठीक ना, फ्लोरीन फैमिली में -1 होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये कितना होगा? -3, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं पॉइंट लिख रहा हूं और एक्सप्लेनेशन आप लोग बताओगे इसका ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी of -3 oxidation state decreases। इसका रीजन क्या है? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, और मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मूव करने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों? तो इसका रीजन भी मैं लिख देता हूँ, रीजन पढ़ के समझाओ आप, ठीक। तो रीजन इसका ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, तो इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो डाउन द ग्रुप मूव करने पर, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर जब इंक्रीज करेगा तो मेटल पे माइनस चार्ज अच्छा लगता है, मेटल पे प्लस चार्ज अच्छा लगता है। तो मेटल पे कैसा चार्ज होना चाहिए? प्लस चार्ज होना चाहिए। और डाउन द ग्रुप क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी उस पर क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इस कारण से डाउन द ग्रुप मूव करने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। वही अगर हम नीचे से ऊपर चले, ठीक ना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो -3 की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक। और टॉप टू बॉटम -3 की स्टेबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक ना। तो सही बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। अब ये पता नहीं, ठीक ना, देख के बताया या कैसे बताया, पर आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इंटेलिजेंट लोग भी हैं तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आंसर सही बताया हो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आप लोग के लिए नया पॉइंट है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम, इस पॉइंट को याद रखना है, +1 टू +4। तो +1 से लेकर +4 तक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये टेंड्स टू डिसप्रपोर्शनेट, ये आपका डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है, ठीक ना। जैसे अगर किसी पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 +4 तक है तो इन स्पीशीज की टेंडेंसी क्या होती है? डिसप्रपोर्शनेशन की होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लें HNO2, ठीक, HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड, इसका क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो है ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +3। अगर इसको छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप डिसप्रपोर्शनेट, और ये डिसप्रपोर्शनेट करके HNO3 + NO + H2, ठीक ना, इसमें ये डिकम्पोज कर जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, ठीक है, बैलेंस इसको कर लेना। मैं सीधा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, यहाँ नाइट्रोजन आपका +5 में, यहाँ किस में है, +2 में। तो नाइट्रोजन जो था वो किस में था, +3 में था, तो ये +3 से +5 में गया, तो +3 से +5 में गया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये +3 से +2 में गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो स्पीशीज है आपका ये डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि HNO2 जो होता है नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड को अगर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो जब ये डिकम्पोज करता है तो गैस कौन सी बनाता है, तो डिकम्पोज करके गैस कौन सी बनाता है, NO, ठीक। आजकल के जो क्वेश्चंस है, अगर पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन उठा ले, इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखोगे लगभग 50 से 60% क्वेश्चन इस पे आए हैं कि इस रिएक्शन में गैस कौन सी बनती है। जैसे आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक। तो जो गैसेस यहाँ पे बन रही है वो गैसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है आपकी, NO। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की बात करने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दें। तो हमने यहाँ पे अभी बोला कि नाइट्रोजन जो है ये -3 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, +5, ठीक। अब इसका स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन देखते हैं कि -3 से लेकर +5 तक कैसे ये इंक्रीज करता है, ठीक। तो नाइट्रोजन जो है जब ये -3 में होता है तो -3 में ये अमोनिया या फिर अमोनियम के फॉर्म में होता है, ठीक ना, अमोनिया या फिर अमोनियम। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये 3- में है, ठीक। और अमोनियम में भी जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3-, ठीक। इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जाए, ठीक ना, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज। तो फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होके -3 से -2 में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, -3 से -2 में। तो यहाँ से हाइड्राजीन बनता है, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, हाइड्राजीन, NH2NH2। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 है, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन। तो देखो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, एक तरह से आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पढ़ रहे हो, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक। तो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्राजीन में, ठीक। हाइड्राजीन जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल अमीन में, NH2OH, ठीक। तो NH2OH को हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमीन में नाइट्रोजन जो है ये -1 में, ठीक है, नाइट्रोजन किस में है, -1 में। इसमें तो यहाँ पे अपने पास ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाँ आवाज आ रही है। तो NH2OH जो है, ये माइक कौन है यहाँ पे, NH2OH जो है ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन में नाइट्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, अब फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो देखो आपका जो अमोनिया है, ठीक, अमोनिया गैस है या अमोनियम सॉल्ट है, तो इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 है, ठीक है, 3- है। तो इसमें अगर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम डालेंगे तो वो -3 से इंक्रीज करेगा, ठीक ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -3 से इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले -3 से किस में कन्वर्ट होगा, -2 में, यानी सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा हाइड्राजीन में। हाइड्राजीन फर्दर किस में ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन में। हाइड्रोक्सिल अमीन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा N2 में, किस में ऑक्सीडाइज होगा, N2 में। N2 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 0 है, ठीक। ये सब अगर कुछ चीज़ें पता है तो मैकेनिज्म थोड़ा आसान हो जाता है अपने लिए, ठीक ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। N2 जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये N2O बनाता है, क्या बनाता है ये, N2O। और N2O में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है,
+1, ठीक। N2O जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये NO में कन्वर्ट होता है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड। NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद NO फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है NO2- में। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका +2 में है, +2 से ये +3 में ऑक्सीडाइज होगा। तो +3 में जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्राइड का अगर इसको H+ मिल जाए तो यहाँ से ये HNO2 बना देगा। क्या बना देगा ये? HNO2। यहाँ भी नाइट्रोजन जो है वो किस में है? +3 में है, ठीक। तो इसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्रस एसिड। और ये आपका नाइट्राइट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाइट्राइट, ठीक। अच्छा, HNO2 जो है नाइट्रस एसिड, ये फर्दर जब ऑक्सीडाइज होगा, मान लो हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाल दिया तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके N2O4 में कन्वर्ट होता है, जिसका मोनोमेरिक फॉर्म है NO2, ठीक। NO2 जो है ये मोनोमेरिक फॉर्म है गैसेस स्टेट में। इसको जब सॉलिडिफाई करते हैं तो यहाँ से डायमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O4 में। तो ये गैसेस स्टेट में मिलता है, ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक। ये मोनोमर है, ये डाइमर है, ठीक। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये कलरलेस सॉलिड है, ये ब्राउन गैस होती है, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन आपका 4+ में, नाइट्रोजन किस में है? 4+ में, ठीक। अच्छा, और फाइनली जब 4+ आपका ऑक्सीडाइज होगा तो वो किस में चला जाएगा? 5+ में। और नाइट्रोजन मैक्सिमम किस में मिलेगा? 5+ में मिलेगा, ठीक। तो ये जब फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ से आपको मिलता है N2O5। N2O5 जो है ये सॉलिड होता है, इसका जो एक्वा सोल्यूशन है N2O5 को अगर पानी में डाल दे तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ से मेरे पास HNO3 मिल जाएगा और HNO3 में से जब H+ निकाल देंगे तो यहाँ से जो काउंटर आयन बनेगा वो क्या बनेगा? NO3-, ठीक। इन सभी में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? 5+। ये क्या है आपका? 5+। देखो तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जो आपका नाइट्रेट था NO3-, अगर इसको एक H+ मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HNO3 में। और HNO3 से अगर पानी निकाल दें, इसका एनहाइड्राइड बना दें, क्या बना दें? एनहाइड्राइड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? N2O5। N2O5 इसका एनहाइड्राइड फॉर्म है। इसमें वापस से पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? HNO3, ठीक। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड से क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सिमिलरली यहाँ भी ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इसका ये एनहाइड्राइड फॉर्म है, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले सबसे लोअर में कौन था? -3। अभी लिखवाया था ना कि -3 से ये कहाँ तक वेरी करेगा? +5 तक। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं जिससे प्रूव होता है कि ये -3 से लेकर -5 तक और +5 तक ऑक्सीडाइज होता है। अब इसमें अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज किस में होगा? हाइड्राजीन में। हाइड्राजीन किस में ऑक्सीडाइज होगा? हाइड्रोक्सिलामीन में। या यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो काफ़ी अनस्टेबल है, पर दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक, जिससे नाइट्रोजन पे -1 आ जाए। तो हाइड्रोक्सिलामीन फर्दर ऑक्सीडाइज किस में हुआ? N2। N2 किस में ऑक्सीडाइज हुआ? N2O। भाई अगर इसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर दें, इसमें क्या कर दें? ऑक्सीजन का एडिशन। देखो इन सब के शॉर्ट नोट्स आपको थोड़ा खुद से भी बनाने हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें असाइनमेंट तो आपको मिलेगा। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं नोट्स के बारे में, तो नोट्स मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इसके कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, कुछ PDF मैं भी भेजूंगा, ठीक। और जो रेफरेंस बुक है आपकी वो क्या होनी चाहिए? NCERT, ठीक। ये पढ़ने के बाद NCERT भी जरूर पढ़ना है, ठीक। तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि अपने सिलेबस में क्या है। और पिछले अगर 15 साल के क्वेश्चन देखें हम, तो इस चैप्टर में NCERT से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पढ़ ले, वहाँ पढ़ ले, इस किताब से पढ़ ले, ये लगा ले, वो लगा ले। इतना नहीं करना है आपको NCERT पे स्टिक रहना है, फोकस्ड रहना है, ठीक। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सारी रिएक्शंस आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। आप देखोगे इस चैप्टर से आपसे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पिछले 10-15 साल के, ठीक। और NCERT से जो थोड़ा बाहर की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर कर ले रहे हैं उसमें, ठीक ना। तो ये हो गया आपका N2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका क्या है? 0 है, ठीक। अच्छा, N2O2 के साथ जब रिएक्ट करता है, यानी जब ऑक्सीजन का इसमें एडिशन होता है तो N2O बन जाता है, ठीक। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। N2O जो है आपका ये NO में PDF एक मिलेगा, जैसे किसी ने कमेंट कर दिया कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो PDF आपको एक मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक। और लेकिन उस PDF में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक। वो एक तरह से देखें तो JEE पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दिया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नीट में
बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी तक ही रहना है, एनसीईआरटी प्रीफर करना है, और पीडीएफ भी मिलेगा और आपको ये नोट्स भी फॉलो करने हैं, ठीक। अच्छा, NO जो है आपका ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। NO फर्दर जब ऑक्सीडाइज होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, HNO2। अच्छा, HNO2 का जो एनहाइड्राइड है ये N2O3, इसका एनहाइड्राइड क्या है, N2O3, इस ठीक ना। तो इसको नाइट्रस एनहाइड्राइड बोलते हैं और इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक ना। तो N2O5 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, और आपका जो N2O3 है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रस एनहाइड्राइड, ये इसका नाम, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर आपका ये +4 में गया, फिर किस में गया, +5 में गया। अब ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर कि अमोनिया किस स्टेज तक ऑक्सीडाइज होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे KMnO4 है या K2Cr2O7 है, इस तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया, तो ऐसे केस में अमोनिया को ये -3 से सीधा किस में ट्रांसफर कर देगा, +5 में, ठीक। अमोनिया जो है ये -3 से सीधा किस में चला जाएगा, +5 में। लेकिन अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ऐसे केस में होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि ये -3 से +5 में जाए, वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अमोनिया जो है वो किस स्टेज तक ऑक्सीडाइज होगा, ठीक। जैसे HOCl है या डाई ऑक्सीजन है, O2 है, तो HOCl है या O2 है या लेड ऑक्साइड है या कॉपर ऑक्साइड है, ये सब कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो इनको अगर लिया जाए तो अमोनिया सिर्फ N2 के स्टेज तक ऑक्सीडाइज होता है, इसके आगे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें हम, जैसे KMnO4 है आपका, इसके अलावा K2Cr2O7 है, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो ऐसे केस में अमोनिया जो है वो सीधा किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपका HNO3 में। तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो काम की चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने ये देखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, +5 तक, ठीक। और इसमें -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और +1 से लेकर +4 तक के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कैसे होते हैं, आपके अनस्टेबल, और वो डिसप्रपोर्शनेट कर जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इसको मिटा रहे हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक। मतलब कि आपको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा टाइम बहुत बचता है इस चैप्टर में। अगर सीधा आंसर पता है कि ये बनेगा तो सीधा आप आंसर लगा के आओगे, ठीक ना, टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है अगर ये चैप्टर अच्छा है तो, ठीक। तो इसीलिए न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं सॉल्व करना होता है, जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं वो आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है। कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे बीच में, उन ट्रिक्स से रिएक्शंस को याद करेंगे, और अगर रिएक्शंस याद हैं तो एग्ज़ाम में हम लोग अगर आंसर पता है तो सीधा आंसर लगाते हैं और बहुत सारा टाइम अपना बच जाता है। तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ये, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो केमिकल रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो देखो ये जो एलिमेंट्स हैं E, ये जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ दो टाइप का ऑक्साइड बनता है, E2O3 और E2O5, ठीक। तो दो तरह के ऑक्साइड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, E2O3 और E2O5। जैसे नाइट्रोजन के केस में आपको मिलेगा N2O3, N2O5, ठीक। अच्छा, पहले तो ये बात कर ले, E2O3 और E2O5 जो बन रहा है, ठीक। तो E2O3 और E2O5 में यहाँ पे E मतलब नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, ठीक। तो E पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +3, और यहाँ पे E पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। तो अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन +3 +5 में ज़्यादा कहाँ होगा, +5 में। भाई ऑक्साइड तो सेम ही है,
यहाँ पे एलिमेंट पे चार्ज +3 है, यहाँ एलिमेंट पे चार्ज कितना है +5 है, तो +5 होने के कारण पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो पोलराइजेशन बढ़ने के कारण जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और जो आयनिक कैरेक्टर है, तो आयनिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि अगर मैं पूछूँ आपसे E2O3 और E2O5 में मोर कोवेलेंट कौन होगा, तो E2O5। जैसे अगर आपसे पूछे N2O3 और N2O5, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा किसे मिलेगा, N2O5। इसी तरह से P2O3 P2O5, तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा किसे मिलेगा आपको, P2O5 में। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो आपने पढ़ा है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ऑक्साइड्स में, तो एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, E2O5 ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब कौन कौन से है, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, फॉस्फोरस के केस में P2O3 हो गया और P2O5 हो गया। ठीक, अच्छा आर्सेनिक में AS2O3 हो गया और AS2O5 हो गया। आर्सेनिक के नीचे कौन है, एंटीमनी, तो Sb2O3 हो गया, Sb2O5 हो गया। इसके बाद आपका Bi2O3 हो गया और Bi2O5 हो गया। ठीक, तो इन सब में प्रॉपर्टीज तो आप बता ही सकते हो, जैसे मैं बोलूँ P2O3 और P2O5, मोर एसिडिक कौन, P2O5, लेस एसिडिक कौन, P2O3, क्योंकि सेंट्रल एटम पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है। ठीक, अब इसमें ये बताओ इन सब का नेचर कैसा है। तो हमने पढ़ा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, तो मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक जनरली। ठीक, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, और आपको एक ट्रिक बताया है, कई बार बताया है, पीरियोडिक टेबल में भी बताया है, ठीक है, बीच में कई बार ये आया है। एक ट्रिक हमने पढ़ा था, जनाबे आली ने गाया, सुना करे वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा मेटल का कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये जो मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं उसका नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक। तो इनके ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो होता है एम्फोटेरिक। ठीक, एम्फोटेरिक होता है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एम्फोटेरिक है। न्यूट्रल तो 3 ही है, कौन कौन से, N2O, NO और CO, ये 3 ऑक्साइड जो है वो ही सिर्फ न्यूट्रल है। H2O जो है वो NCERT के अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक है। H2O क्या है, एम्फोटेरिक। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि H2O भी तो न्यूट्रल है, उसका pH कितना है, 7, तो H2O भी न्यूट्रल है। लेकिन जो आपका सिलेबस है और जो NCERT है उसमें हाइड्रोजन चैप्टर में साफ साफ लिखा है कि H2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट H+ एंड इट कैन ऑल्सो डोनेट H+। वो H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है। इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी से अगर देखें हम तो H2O का नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक। अच्छा, अब वापस इस पे आते हैं, तो देखो N2O3 और P2O3 जो है इन दोनों का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। कैसा नेचर होगा, एसिडिक। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक, पानी में डालते ही ये एसिड क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके बाद AS2O3 और Sb2O3, तो यहाँ पे आसमान के वो सभी आसमान के प्रभु, तो एंटीमनी और आर्सेनिक +3 में कैसा नेचर शो करेंगे, एम्फोटेरिक। तो इसलिए इन दोनों का जो नेचर है ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, इसका एम्फोटेरिक नेचर मिलेगा। और बिस्मथ मेटल है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। ठीक, अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है N2O5, ठीक, ये सारे एसिडिक हैं। सारे क्या हैं आपके, एसिडिक, ऑल दीज आर एसिडिक। क्यों एसिडिक भाई, ये सारे एसिडिक कैसे हो गए। ठीक, तो इसमें इसका इधर हम हटा देते हैं, ठीक है ना। देखो एक तरीका आपको मैंने बताया था, कहाँ पे, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। ठीक, तो मेटालिक ऑक्साइड अगर है, मेटालिक ऑक्साइड एक्सेप्ट ये सारे जो ऊपर लिखे, जनाबे आली ने गाया, सुना करे आसमान के वो सभी 3533 प्रभु, तो एक्सेप्ट जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इनको छोड़कर, है ना, इन मेटल्स को छोड़कर किसी दूसरे मेटल का अगर ऑक्साइड है, तो ऐसे केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 या फिर +3 है,
तो ऐसे केस में उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। तो ऐसे केस में उसका जो नेचर है वो आपको मिलेगा बेसिक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो उसका नेचर क्या होगा, एम्फोटेरिक। और अगर +5, +6 या +7 है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। इसको तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये हर बार आता रहेगा, ठीक। तो अगर किसी मेटल का ऑक्साइड है और मेटल पे चार्ज +1, +2, +3 है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, तो चार्ज कितना, +2, बेसिक बोल देंगे। पोटेशियम ऑक्साइड है +1 तो बेसिक हो गया। अच्छा, जिंक ऑक्साइड है ZnO, तो जिंक पे +2 तो क्या बेसिक बोल देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट क्या लिखवा रखा है, जिंक। जिंक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक। तो इनको छोड़कर अगर किसी दूसरे मेटल का ऑक्साइड है उस पर +1, +2 या +3 है तो हम जो है उस ऑक्साइड का नेचर क्या बताएंगे, बेसिक, ठीक। +4 है तो क्या बताएंगे, एम्फोटेरिक। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे MnO2, तो MnO2 का नेचर क्या बताओगे, एम्फोटेरिक। आपसे बोले TiO2 तो इसका नेचर क्या बताओगे, एम्फोटेरिक। तो अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है और मेटल पे चार्ज 4+ का है तो हम सीधा बोलेंगे कि वो ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, ठीक। और अगर मेटल का ऑक्साइड है उस पर चार्ज +5, +6, +7 का है तो नेचर क्या बताएंगे, एसिडिक बताएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं कल को बोलूँ आपसे V2O5 इसका नेचर बताओ, तो यहाँ आइए नहीं कि जैसे 5+ देखा तो एम्फोटेरिक लगा दिया है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, सॉरी एसिडिक बोल दिया आपने, क्योंकि वेनेडियम +5 का जो ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होगा, एम्फोटेरिक। तो V2O5 का नेचर एम्फोटेरिक बताना है, इसका नेचर एसिडिक नहीं बताना, ठीक। खैर, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है इन दोनों का, ये दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये दोनों एसिडिक हो गए। इनफैक्ट इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये दोनों है। जैसे यहाँ पे अपने पास N2O3 और P2O3, तो इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक अभी यहाँ पे प्रूफ किया था N2O5 और P2O5 हो जाएंगे, ठीक। AS2O5, Sb2O5 और Bi2O5 का क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, AS2O5 को हम लोग एम्फोटेरिक नहीं बोलेंगे। AS2O5 को एम्फोटेरिक को नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ जो ट्रिक आपको बताया है, जनाब अली ने गाया सुना करे वो सभी आसमान के 3533 प्रभु, इसमें आर्सेनिक अगर +3 में है तो ही उसका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक होगा। इसी तरह से एंटीमनी अगर +3 में है तो ही उसका जो ऑक्साइड है वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 या +7 है तो ऐसे केस में उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि Bi2O3 तो बेसिक है लेकिन Bi2O5 कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि बिस्मथ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 5+। जैसे अगर मैं क्वेश्चन और पूछूं आपसे कि जैसे ये बताओ MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, तो MnO का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। तो यह मैग्नीज पे 2+ का चार्ज है तो इसका जो नेचर है ये हो जाएगा बेसिक। ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिक ना। कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझते चले तो चीज़ें और जो है अपनी क्लियर होती चलेंगी, ठीक। और अगर मैं पूछूं आपसे MnO2 का नेचर क्या होगा, तो MnO2 का नेचर होगा तो Mn4+ में है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। अरे एम्फोटेरिक हो जाएगा ना। अच्छा, लेकिन अगर इसके आगे बढ़े Mn2O7, ये भी ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो Mn2O7 में मैग्नीज किस में है, 7+ में, तो इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो अब एक नई चीज़ आप लोगों के लिए कि ये नहीं कि कहीं भी आपने देखा मेटालिक ऑक्साइड तो बोल दिया कि वो बेसिक, हमेशा ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ क्या लिखा है थोड़ी देर पहले, मेटालिक ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, बेसिक। लेकिन क्या ये हमेशा होगा, नहीं। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको देखना होगा, ठीक। मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1, +2, +3 है तभी क्या बोलना है, बेसिक। मेटल पे +4 तो एम्फोटेरिक, और मेटल पे +5, +6, +7 या हाइयर तो आप क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे, ठीक ना। तो यहाँ से हमें इनके ऑक्साइड्स का नेचर भी समझ में आता है कि कुछ एसिडिक है, कुछ एम्फोटेरिक है और कुछ क्या है, बेसिक है। +5 वाले सारे ही क्या है, एसिडिक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हैलोजेंस। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको पूछते चलना साथ साथ, ठीक। तो इसमें सही आंसर सब बता ही रहे हैं चैट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद X2, रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक। तो X2 के साथ जब ये एलिमेंट्स आपके रिएक्ट करेंगे तो दो तरह के हैलाइड से बनाते हैं।
EX3 और EX5। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो दो तरह का क्लोराइड ये बना सकता है। कौन कौन सा? PCl3 और PCl5। ठीक, तो दो तरह के हैलाइड्स यहाँ पे बनते हैं। एक होते हैं ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड मतलब EX3, और एक होते हैं पेंटा हैलाइड्स। तो पेंटा हैलाइड क्या हो गए आपके? EX5। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो E है, E जो है ये X2 के साथ जब रिएक्ट करता है, ये X2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है X2 का, तो ऐसे केस में EX3 बन जाता है। क्या बन जाएगा? EX3। अगर X2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जो EX3 बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? EX5 में। ठीक, तो यहाँ पे E जो है जब ये X2 के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के हैलाइड्स बनाता है ये, EX3 और EX5। अगर X2 लिमिटेड है तो ऐसे केस में EX3 बनेगा, और X2 अगर एक्सेस में है तो ऐसे केस में क्या बनेगा? EX5 बनेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, अगला क्वेश्चन ये है, क्या नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड बना सकता है? नहीं। जैसे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड दोनों बना सकता है, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड तो बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि उसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, तो वहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, तो नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता है, जबकि फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है? एक्सीड कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन ओनली फॉर्म्स NX3, मतलब कि ट्राई हैलाइड। ठीक, एंड ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि नाइट्रोजन जो है वो NX5 नहीं बनाता है, और रीजन भी लिखा है, तो उसी को यहाँ फिर से लिख रहे हैं। ठीक ना, एंड कैन नॉट फॉर्म NX5। तो रीजन क्या था इसका? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वैसे बिस्मथ तो मेटल हो गया, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन, आर्सेनिक और जो एंटीमनी है, इनके पास वैकेंट 3d, 4d और 5d रेस्पेक्टिवली इनके पास प्रेजेंट है, तो वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड कैन नॉट फॉर्म NX5 ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट 2d, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, तो 2d ऑर्बिटल। ठीक, सो दैट इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। ठीक, नाइट्रोजन जो है ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो कि अभी ऑक्साइड में पूछा था, कि दो तरह का यहाँ पे हैलाइड बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है आपका? तो एक बन रहा है EX3 और एक बन रहा है आपका EX5। ठीक, इसमें आपको इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ये बताओ, E पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3+, और यहाँ पे E पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? 5+। तो अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि जो पोलराइजेशन होगा तो 3+ में ज़्यादा होगा कि 5+ में ज़्यादा होगा? तो 5+ में ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन इसमें ज़्यादा होगा। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर वो ज़्यादा किस में होगा? EX5 में। तो जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा? EX3 में होगा। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे BiCl3 और BiCl5, इसमें मोर आयनिक सॉल्ट कौन सा है? तो BiCl3। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किस में है? BiCl5। ठीक ना, दोनों आयनिक कंपाउंड्स है। BiCl5 में आयनिक कैरेक्टर कम होगा, BiCl3 में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका रीज़न कहाँ से बताया आपने? ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक, अच्छा, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा? तो बिस्मथ 3+ और बिस्मथ 5+ में मोर स्टेबल कौन है? बिस्मथ 3+। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस कारण से जो आपका BiCl3 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो खैर ये सब आप आराम से बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो वापस से नाइट्रोजन पे आ रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? ट्राई हैलाइड, ये पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा। और ट्राई हैलाइड में भी, ठीक है, ट्राई हैलाइड में भी सिर्फ और सिर्फ NF3 ही जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। इसके अलावा दूसरे जो ट्राई हैलाइड्स हैं जैसे कि NCl3, NBr3 और Ni3, ये अनस्टेबल होते हैं और ये एक्सप्लोजिव होते हैं। ये क्या होते हैं?
एक्सप्लोजिव। तो इस फैक्ट को भी आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि अमॉन्ग द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि अमंग द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, ओनली NF3 इज स्टेबल, सिर्फ NF3 जो है वो स्टेबल है, रेस्ट आर अनस्टेबल एंड बिहेव एज एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो NF3 जो है, NF3 ये तो स्टेबल है, लेकिन जो दूसरे नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स है ये अनस्टेबल है। तो आपका जो NCl3 है, ठीक है ना, NCl3 आपका अनस्टेबल है, और अगर इसको किसी रिएक्शन के द्वारा बना भी दिया जाए, NCl3 को अगर प्रिपेयर भी कर ले, तो ये क्योंकि अनस्टेबल है तो ये प्रिपेयर होने के बाद एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक ना, क्योंकि एक्सप्लोड कर जाता है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग भी पुअर है, और यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या है, वीक है। और क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन काफ़ी छोटा एटम है और क्लोरीन काफ़ी बड़े बड़े एटम है, ठीक है, क्लोरीन कैसे एटम है, काफ़ी बड़े बड़े एटम है, तो यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स भी होगा, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन भी है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ यहाँ बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंड भी कम होता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास ऑलरेडी 3 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 3, तो नाइट्रोजन से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। भाई जब खुद के पास 3 लोन पेयर है तो दूसरे से लोन पेयर कोई आसानी से लेगा क्या, नहीं, ठीक, तो इसलिए लोन पेयर लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाती है, ठीक। और लास्ट फैक्टर मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो भी क्या है, पुअर है, जबकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ 2p का ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ ओवरलैपिंग किसका है, 2p और 3p का। तो NCl3 जो है ये अनस्टेबल है और ये एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है, और दूसरे तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक। बाकी जो आपके NBr3, यहाँ पे NBr3 और NI3, ठीक, दीज डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक। और वैसे रिसेंट स्टडीज़ में देखा जाए तो इनको कोशिश की गई है इनके अमोनिएट्स में प्रिपेयर करने की, तो इनको आइसोलेट किया जा चुका है। आइसोलेट कैसे किया गया इनको, इनके अमोनिएट्स में, अमोनिएट्स मतलब यहाँ पे अपने पास NBr3.6NH3 और NI3.6NH3 इस तरह के जो ट्राई हैलाइड्स के अमोनिएट्स है, इसको क्या बोलेंगे, अमोनिएट्स, मतलब सॉल्वेंट अमोनिया रखा, और अमोनिया सॉल्वेंट में ये कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये ज़्यादा समय के लिए इनको स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ भी ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, ठीक। मतलब ओवरऑल समरी ये है कि NBr3 NI3 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। NCl3 प्रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन प्रिपेयर होने के बाद ये क्या होता है, ये एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है। और जो NF3 है, NF3 आपका ही एकमात्र ऐसा ट्राई हैलाइड है जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, ठीक ना। तो NF3 गैस आपको नेचर में मिलती है, बाकी दूसरे ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन के नहीं मिलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका आंसर क्या होगा, NF3, NF3 ही स्टेबल है, बाकी कोई ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन के स्टेबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि बाकी जो बचे हुए 16 ट्राई हैलाइड्स हैं वे सारे के सारे स्टेबल हैं, रेस्ट ऑल 16 ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल। तो यहाँ लिख रहे हैं इस पॉइंट को, रेस्ट ऑल 16 ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल। भाई कंपाउंड्स को तो तब स्टडी करेंगे ना जब ये पता होगा कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नेचर में। तो बाकी जो 16 ट्राइहैलाइड्स जो बच गए वे सभी स्टेबल हैं। 16 कौन कौन से बच गए, तो आपके पास देखो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और यहाँ पे बिस्मथ, 4 एलिमेंट ये हो गए, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो एक बार ट्राइहैलाइड PF के साथ बनेगा, PF3, एक PCl3, एक PBr3 और एक PI3, तो 4 इसके हो गए। इसी तरह से 4 ट्राइहैलाइड इसके हो जाएंगे, 4 इसके और 4 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 4 4 जा 16। तो ये जो 16 ट्राइहैलाइड्स हैं ये सारे के सारे स्टेबल हैं, यानी PF3 भी मिलता है, PCl3 भी मिलता है, PBr3 भी मिलता है और PI3 भी मिलता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है, NF3, ठीक है ना। NCl3, NBr3, NI3 ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं,
हाईली अनस्टेबल है, एक्सप्लोड कर जाते हैं, ठीक। और NCl3 जो है, NCl3 को अगर थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, क्या मिल जाए, मॉइस्चर, ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो NCl3 जो है ये NH3 प्लस HOCl में कन्वर्ट हो जाता है, यानी NCl3 जो है वाटर के साथ क्या बना देता है, NH3। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये JEE एडवांस में एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, ये इस रिएक्शन को पूछा जा चुका है, ठीक, काफ़ी साल पहले, तो इसलिए रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। इसका जो मैकेनिज्म है आप लोगों को मैंने करवाया है क्लास 11th में। मैकेनिज्म आप रिवाइज कहाँ करोगे, तो मैकेनिज्म आप देखना जहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, मतलब कि आप कहाँ क्या पढ़ा है आपको, हाइड्रोलिसिस। आप पूछोगे हाइड्रोलिसिस कहाँ पढ़ाया है, तो हाइड्रोलिसिस जो है ये हाइड्रोजन चैप्टर जहाँ आपने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था आपने, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन चैप्टर, और उसमें आपने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था H2O, याद होगा, H2O पढ़ा था, जिसमें हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आपने देखा था। इसके अलावा रिएक्शंस ऑफ वाटर देखे थे। तो रिएक्शन ऑफ वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताया गया है, तो उसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा भी कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रही है, ठीक। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल समरी बस इतना सा है, नाइट्रोजन के जो ट्राईहेलाइड्स है इसमें सिर्फ NF3 एग्जिस्ट करेगा, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। NCl3 को अगर मॉइस्चर मिल भी जाता है तो यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोड करके किसमें कन्वर्ट जाता है, ये NH3। बाकी जो 16 यहाँ पे ट्राईहेलाइड्स है ये सारे आपके क्या है, स्टेबल है, ठीक। अब आते हैं पेंटाहेलाइड्स पे। तो पेंटाहेलाइड्स में अगर देखा जाए तो सारे पेंटाहेलाइड्स, अब नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड बनाएगा नहीं, इसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो सारे पेंटाहेलाइड्स में क्या है आपके, स्टेबल है। तो ऑल पेंटाहेलाइड्स आर स्टेबल। तो ऑल पेंटाहेलाइड्स आर स्टेबल, ऑल पेंटाहेलाइड्स आर स्टेबल। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, देखते हैं भाई कितने लोग सही आंसर देते हैं, और ये भी देखते हैं कितने लोग गलत आंसर देते हैं। तो यहाँ पे दो कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, PCl3 एक आपका ट्राईहेलाइड हो गया, और एक आपका हो गया PCl5 एक आपका पेंटाहेलाइड हो गया, ठीक। इन दोनों का आपको सिर्फ ज्योमेट्री मुझे बताना है कि ज्योमेट्री क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक। तो PCl3 और PCl5, तो साफ साफ दिख रहा है कि फॉस्फोरस के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर फॉस्फोरस के पास एक है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्यों, तो एक क्लोरीन एक सिग्मा बनाएगा तो 3 बनाएंगे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो जो आपका स्टेरिक नंबर आपको मिल रहा है वो मिलेगा 1 + 3 यानी कि 4। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको मिल जाएगा sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और उसमें एक लोन पेयर रखेंगे तो ये आपका यहाँ लोन पेयर आ गया, Cl यहाँ भी अपने पास Cl, ठीक। तो इसकी जो ज्योमेट्री है ये हो जाएगी पिरामिडल, ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। अच्छा, यहाँ फॉस्फोरस जो है इसके पास लोन पेयर कितना है, 0, तो यहाँ पे आपके पास लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड कितने 5, तो जो स्टेरिक नंबर है वो 0 + 5 यानी कि 5, तो आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिल जाएगा sp3, तो sp3d। तो sp3d का जो ज्योमेट्री है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में यहाँ फॉस्फोरस, क्लोरीन, यहाँ पे अपने पास क्लोरीन, 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 और यहाँ भी क्लोरीन। तो इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ से हमें मिलती है। इसी में मैं एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ है A, ये बॉन्ड लेंथ है B, इसको एक्सियल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा कहाँ होती है, एक्सियल में, और कम कहाँ होती है, इक्वेटोरियल में। बॉन्डिंग में हमने देखा है, इसको प्रूव भी किया है, परसेंटेज एस करेक्टर से इसका रीजन आता है। अब A और B में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ आपको A और B में ज़्यादा कहाँ मिलेगी, A में। अच्छा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर बॉन्ड एनर्जी पूछा जाए तो बॉन्ड एनर्जी A और B में ज़्यादा कहाँ मिलेगी, तो बॉन्ड एनर्जी आपको B में ज़्यादा मिलेगी, और कम कहाँ मिलेगी, A में मिलेगी, ठीक। तो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एनर्जीज वगैरह ये सब आप बता सकते हो इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले, ये था आपका रिएक्शन विद हैलोजेंस। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक। तो इसमें 10 मिनट लगेगा, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन, ठीक। तो रिएक्शन विद H2 यहाँ से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करना, आपको इसका एक असाइनमेंट भी मिलेगा, उस असाइनमेंट को, ठीक ना, आपको सॉल्व भी करते चलना है साथ साथ। ओके, थैंक यू।